बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक ठग रहता था। उसने अपने सारे जीवन ठगी और बेईमानी करके बहुत सा धन कमाया था और उम्र के इस पड़ाव को वो सुख चैन से बिता रहा था। मगर इधर वो कुछ दिनों से चिंतित रहने लगा था। उसकी चिंता के कारण उसके दोनों पुत्र थे। उसके दोनों पुत्र कोई काम धंधा नहीं करते थे। पूरे दिन आवारागर्दी करते और पड़े पड़े खाते थे। एक दिन रघु ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, ठगी और बेईमानी हमारा पुश्तैनी धंधा है। हमारे बाप दादाओं ने भी इस धंधा में खूब नाम कमाया। वो भी एक नामी ठग थे और मैं भी इस धंधे को अपनाता चला आया था। मगर अब मुझे ये चिंता होती है कि मेरे पास इस धंधे का क्या होगा। तुम दोनों को तो इसके कुछ भी गुर आते नहीं हैं। तब वीरभद्र ने कहा, अरे पिताजी, आप नाहक की चिंता कर रहे हैं। हमारा खानदानी धंधा है तो हमारे खून में इसका असर तो है ही। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम इस धंधे को अच्छे से कर लेंगे। तब छोटा पुत्र धीरभद्र भी भाई के हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल मत परेशान हो, हम लोग इस धंधे को आराम से कर लेंगे। आप खुद भी चैन से रहो और हमें भी अपने जीवन को सुख चैन से बिताने दो। तब रघु को क्रोध आ गया और उसने फटकार लगाते हुए कहा, ठगी का काम यूं ही बातें बनाने से नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही सतर्कता और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों ये काम कर पाओगे। तब वीरभद्र ने कहा, ऐसी बात है पिताजी, तो आप मुझे 100 रुपये दीजिए। मैं कल ही अपने ठगी का नमूना आपको दिखाता हूँ। वीरभद्र 100 रुपये लेकर हाट की ओर चल दिया। उन दिनों सस्ते का जमाना था। उसने हाट में एक सुंदर घोड़ा खरीदा। क्योंकि वीरभद्र को कुछ काम आता हो या ना आता हो, मगर घुड़सवारी में वो बहुत माहिर था। घोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी उसे थी। अड़ियल सा अड़ियल घोड़ा भी वो बहुत अच्छे से साध लेता था। घोड़े पे सवार होके वो राजमहल की ओर चल दिया। राज दरबार में पहुंचकर उसने महाराज को झुककर प्रणाम किया। महाराज ने कहा, कहो युवक, यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तब वीरभद्र बोला, महाराज, मैं घोड़े साधने का काम करता हूँ, मगर इस समय मैं बेरोजगार हूँ। मैं काम की तलाश में आपके पास बड़ी ही आशा से आया हूँ। महाराज के पास एक से एक खूबसूरत और अच्छे नस्ल के घोड़े थे। उन्हीं में से एक घोड़ा मेघदूत था। महाराज को मेघदूत अपने प्राणों से भी प्यारा था, मगर मेघदूत बहुत ही अड़ियल था। वो जल्दी जल्दी किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। इसलिए महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे पास मेघदूत नाम का एक घोड़ा है। वो जल्दी जल्दी किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। मैं तुमको उसे प्रशिक्षित करने के लिए रख लेता हूँ। ठीक है महाराज, कृपया करके मुझे वो घोड़ा दिखाइए। मैं अवश्य उसे साधने की कोशिश करूँगा। तब महाराज बोले, तुम्हारी ये कला मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। इसीलिए महाराज, मंत्री और वीरभद्र तीनों शाही अस्तबल की ओर चल दिए। घोड़े को अस्तबल से निकालकर मैदान में लाया गया, मगर घोड़ा बहुत अड़ियल था। वो बार बार उठा पटक कर उसे गिरा देता था। तब मंत्री जी बोले, मुझे नहीं लगता है ये युवक घोड़े को साध पाएगा। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही वीरभद्र घोड़े पे सवार होने पे सफल हो गया। यह देख महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री की ओर देखा। वीरभद्र ने घोड़े पे सवार होके मैदान के कई चक्कर लगाए। फिर उसने घोड़े की एक एड़ मारी। घोड़ा वायु की गति से दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वीरभद्र राजा और मंत्री की आंखों से ओझल हो गया। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि ये युवक हमारे घोड़े की चोरी करके भाग निकला है। महाराज ने फौरन अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वीरभद्र को अतिशीघ्र पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए
और इधर वीरभद्र घोड़े पे सवार होकर दूर, बहुत दूर निकल आया था। चलते चलते शाम घिर आई थी और वो राज्य के सीमा से बाहर जंगल में आ चुका था। जंगल के बाद दूसरी राज्य की सीमा शुरू होती थी। फिर वीरभद्र दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां जाकर उसने दरबान से कहा कि वो महाराज से मिलना चाहते हैं। आज्ञा पाकर वो अंदर गया और बोला, महाराज, मैं घोड़े का व्यापारी हूँ। मैंने बहुत सारे घोड़े कई राज्यों में बेचे हैं। मैंने आपकी महानता और वीरता के बहुत चर्चे सुने हैं। ये घोड़ा उन सब में सबसे अच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरा ये घोड़ा आप खरीदें। राजा ने घोड़े को देखा। घोड़ा बहुत अच्छी नस्ल का तो था ही। राजा उसके कद काठी रूप रंग देखकर मोहित हो गया और उसने कहा, ठीक है युवक, इस घोड़े का मूल्य बताओ। तब वीरभद्र ने कहा, महाराज, सिर्फ 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज ने राजकोष से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दिलाई। स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस वो अपने गांव आया और उसने अपने पिताजी को वो धन दिखाते हुए कहा, देखा पिताजी, कैसा मैं 100 रुपए में इतना सारा धन ले आया। उसके पिता ने जब सारी बात सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र की बुद्धि पर वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद भी तुम अपने जीवन यापन के लिए ये धंधा अपनाकर बहुत ही उन्नति करोगे। तब धीरभद्र बोला, पिताजी, अब मैं कल अपना कमाल दिखाऊंगा। आप कल मेरी बुद्धिमत्ता का खेल देखना। अगली सुबह धीरभद्र 100 रुपये लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में पहुंचकर उसने एक बहुत खूबसूरत आईना खरीदा और फिर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में पहुंचकर उसने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा, कहो युवक, तुम क्या चाहते हो? तब वो बोला, महाराज, मैं एक जादूगर हूँ। मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी आईना है जिसमें इंसान अपने मृत परिजनों को देख सकता है। महाराज ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आईना में वो अपने मृत माता पिता को देख सकेगा कि वो इस समय कहाँ पे हैं, स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। ये सोचकर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, युवक, तुम मुझे अपना दर्पण दिखाओ, मैं उसमें अपने मृत माता पिता को देखना चाहता हूँ। तब धीरभद्र बोला, महाराज, इसके लिए आपको एक एकांत वाले कमरे में जाना होगा जहाँ पर सिर्फ मैं और आप हों। तब महाराज उसे एक कमरे में ले गए जहाँ पर वो दोनों ही थे। तब धीरभद्र बोला, महाराज, वही इंसान दर्पण में मृत परिजन को देख सकेगा जो मन से निर्मल और सच्चा हो, उसके मन में कोई छल कपट ना हो, साथ ही वो अपने माता पिता की प्रिय संतान भी हो। अगर इनमें से कुछ एक बात भी नहीं होगी तो इसमें मनुष्य को अपनी ही सूरत नजर आएगी। और महाराज, आप चाहें तो इसमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। तब महाराज ने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दर्पण के आगे रखी। धीरभद्र ने दर्पण से लाल कपड़ा हटा दिया। महाराज ने जब दर्पण में देखा तो उन्हें अपनी ही सूरत नजर आई। अब महाराज बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, अगर वो वीरभद्र से कहेंगे कि उन्हें सिर्फ अपनी सूरत दिखाई पड़ रही है, अगर वो धीरभद्र से ये बात कहेगा तो इसका मतलब होगा कि उसके मन में भी छल कपट है, वो अपने माता पिता की प्रिय संतान नहीं है। इससे तो उनकी बहुत बदनामी होगी। राज्य में लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ के राजा का हृदय निर्मल नहीं है, उसके मन में छल कपट है। ये सोचकर उसने कहा, हाँ युवक, मुझे इसमें मेरे माता पिता दिखाई दे रहे हैं। वो इस समय एक खूबसूरत बाग में भ्रमण कर रहे हैं। फिर राजा और वीरभद्र दोनों बाहर आ गए और उन्होंने राज दरबार में भी ये बातें बताई।
तब मंत्री बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दरबार में अपने माता पिता को देख लूं, मुझे भी शांति मिल जाएगी। तब महाराज ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं मंत्री जी, आप भी इस दर्पण में जाकर देख आइए। महाराज ने सोचा इससे उन्हें पता चल जाएगा कि मंत्री के मन में छल कपट है या नहीं है। ये सोचकर उन्होंने मंत्री को भी आज्ञा दे दी। अब मंत्री धीरभद्र के साथ एकांत में एक कमरे में आए। धीरभद्र ने मंत्री से भी यही कहा, मंत्री जी दर्पण में उसी व्यक्ति को मृत इंसान दिखते हैं जो मन से सच्चे और निर्मल होते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है और वो अपने माता पिता की प्रिय संतान भी होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ दक्षिणा स्वरूप धन इस आईना के सामने रखें। तब मंत्री ने अपनी जेब से 500 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और दर्पण के सामने रखा। उसके बाद कपड़े को हटाया और देखा, उसमें तो उन्हें अपनी सूरत ही नजर आई। मगर तभी मंत्री को धीरभद्र की कही बात स्मरण हो आई। उन्होंने सोचा अगर वो कहेंगे कि इसमें उन्हें सिर्फ अपनी सूरत दिख रही है तो इससे ये साबित होगा कि मैं झूठा और कपटी हूँ, मैं अपने माता पिता की प्रिय संतान नहीं हूँ। इसीलिए मंत्री ने कहा, हाँ युवक मैं देख रहा हूँ, इस समय मेरे माता पिता स्वर्ण बर्तनों में खाना खा रहे हैं। उनके आसपास बहुत सारे नौकर चाकर खड़े हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत महल में है, जान पड़ता है वो स्वर्ग ही है। फिर रात दरबार में आकर मंत्री ने महाराज को सारी बातें बताई। दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि जरूर उनके मन में ही छल कपट होगा। सामने वाले व्यक्ति को तो उन्हें अपने माता पिता दिखाई पड़ गए हैं। फिर धीरभद्र बोला, महाराज चाहे तो आप ये आईना मुझसे खरीद सकते हैं और रोज सुबह अपने माता पिता को देख सकते हैं। अब तो राजा बुरी तरीके से फंस चुका था। अगर वो दर्पण नहीं खरीदेगा तो सारे दरबारी प्रजागण क्या सोचेंगी कि महाराज को अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं है। इसलिए उन्होंने झूठी प्रसन्नता से कहा, युवक ये तो बहुत अच्छी बात होगी, इस तरह से तो रोज सुबह ही मुझे अपने माता पिता के दर्शन हो जाएंगे। बोलो युवक इस दर्पण की क्या कीमत है। तब फिर धीरभद्र बोला, महाराज सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज ने मंत्री जी से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं धीरभद्र को देने को कहा। महाराज समझ गए थे कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मगर वो इस बात को प्रमाणित भी तो नहीं कर सकते थे। फिर धीरभद्र महाराज को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उसने घर आके अपने भाई और पिताजी को सारा धन दिखाया और पूरी बात भी विस्तार से बताई। अब पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, वाह मेरे बेटो, मुझे अब पूर्ण यकीन हो गया है कि मेरे मरने के बाद भी तुम लोग इस पुश्तैनी धंधे को बहुत अच्छे से चला सकोगे। रात्रि में भोजन करने के बाद जब सब आपस में बातचीत कर रहे थे तब वीरभद्र बोला, पिताजी माफ़ करना, मगर मुझे इस ठगी और बेईमानी में कोई रुचि नहीं है। मैं ईमानदारी और मेहनत के दम पर जीवन यापन करना चाहता हूँ। हम दोनों भाइयों के पास अब पर्याप्त धन तो है ही, उसी धन से हम कोई व्यवसाय करें और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें। तब धीरभद्र भी खुश होते हुए बोला, हाँ भैया, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। मेरा भी इस ठगी बेईमानी में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मैं भी सम्मान सहित जीवन बिताना चाहता हूँ। और इस तरह दोनों भाई व्यवसाय कर शांति और आराम से जीवन यापन करने लगे।